हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे कोशिका सेल के बारे में हम लोग आज अध्ययन करेंगे। क्या होती है सेल और सेल के अंदर क्या क्या होता है। तो हम लोग सेल के बारे में पढ़ेंगे आज। जैसे हम लोग देखेंगे सेल का ये फिगर होता है। एनिमल में, ह्यूमन में, प्लांट्स में, बैक्टीरिया में अलग अलग प्रकार की सेल पाई जाती हैं। तो हम लोग सेल के बारे में पढ़ेंगे आजकल। क्या अंतर होता है प्लांट सेल में, ह्यूमन सेल में, बैक्टीरिया के सेल में। तो हम लोग पढ़ेंगे आज सेल को हम कोशिका कहते हैं। कोशिका जीवन की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? कोशिका। सारे सजीव कोशिका से मिलकर ही बने होते हैं। कोई एक कोशिकीय होता है, कोई बहुकोशिकीय होता है, कोई यूनिसेलुलर और कोई मल्टी सेलुलर। तो हम लोग देखेंगे कि पहले जब कोशिका होती है कोशिका का आकार बहुत ही छोटा होता है। मान लीजिए आप गोलाकार की एक क्या है कोशिका है। ये कोशिकाएं मिल जाती हैं और मिलकर ये क्या करती हैं? टिश्यू का निर्माण करती हैं। फिर बहुत सारी टिश्यू मिलकर टिश्यू सिस्टम, ऊतक तंत्र का निर्माण करते हैं और ऊतक तंत्र ऑर्गन का निर्माण करते हैं, अंग का, और अंग से मिलकर हमारी बॉडी बनती है। इसलिए बॉडी को बनाने के लिए हमें सबसे पहले किसकी ज़रूरत होगी? सेल, कोशिका की। तो अगर कोशिका नहीं होगी तो टिश्यू नहीं बनेगा, टिश्यू नहीं बनेगा तो टिश्यू सिस्टम नहीं बनेगा तो ऑर्गन नहीं बनेगा, ऑर्गन नहीं बनेगी तो हमारी बॉडी नहीं बनेगी। तो हम लोग चलिए कोशिका के बारे में आज पढ़ते हैं। तो अगला होगा सेल के अध्ययन को क्या कहते हैं? सेल के अध्ययन को कहते हैं साइटोलॉजी। सेल के अध्ययन को क्या कहते हैं? साइटो। आपको बायोलॉजी में साइटो शब्द कहीं भी मिल जाए तो आप लोग समझ लीजिएगा इसका मतलब सेल से है, कोशिका से है। साइटो का मतलब होता है कोशिका, रूट वर्ड टाइप में है एक, जैसे इंग्लिश में रूट वर्ड होते हैं। साइटो का मतलब क्या होता है? कोशिका। तो जीवन की सबसे छोटी इकाई है। कैसे भी मान लें हम लोग, बायोलॉजिकल, जैविक, स्ट्रक्चर, संरचनात्मक, फंक्शनल कार्य करने के लिए अगर हमारे पास सेल नहीं होगी तो बिना सेल के कोई फंक्शन कार्य नहीं करेगा। जब सेल नहीं होगी तो ऊतक नहीं बनेगा, ऊतक नहीं बनेगा तो ऊतक तंत्र नहीं बनेगा, ऊतक तंत्र नहीं बनेगा तो हमारे ऑर्गन, अंग नहीं बनेगा, अंग नहीं बनेंगे तो बॉडी नहीं बनेगी। तो सबसे ज़रूरी क्या है? सेल से मिलकर ही पूरा बॉडी बना होता है, किसी सजीव का पूरा स्ट्रक्चर। ठीक है, तो सेल को हम लोग जानेंगे। सेल की खोज किसने की थी? तो सेल की खोज सबसे पहले की थी रॉबर्ट ब्राउन ने सेल को देखा था सबसे पहले। किसमें देखा था उन्होंने? एक कॉर्क। रॉबर्ट ब्राउन ने कॉर्क में एक सेल को देखा था। कॉर्क क्या होता है? कॉर्क पेड़ की छाल देखी होगी आप लोगों ने, जो सबसे ऊपर जो सूख जाती है, सूख के लोग उसे यूज कर लेते हैं, कोई जला देता है। जो पेड़ होगा, पेड़ में ऊपर एक छाल टाइप की होती है जो सूख जाती है, जैसे डेड सेल भी कहते हैं। कभी कभी कोशिकाएं होती है ना, मृत के टाइप व्यवहार करती है, तो ये सेल क्या होती है? सूख जाती है, डेड सेल होती है, पेड़ की डेड सेल होती है। तो अगर आपसे पूछे कि सबसे पहले सेल को किसने देखा था, किसने डिस्कवर किया था, किसने खोज की थी सेल की? तो रॉबर्ट हुक ने। किसमें देखा था? कॉर्क में, पेड़ की छाल में। लेकिन रॉबर्ट हुक ने क्या किया था? मृत कोशिका को देखा था, उन्होंने मृत कोशिका की खोज की थी। ठीक है, तो रॉबर्ट हुक ने क्या है? मृत कोशिका की खोज की थी। फिर लिविंग सेल की खोज की थी एंटोनी वैन ल्यूवेनहॉक ने। किसने की थी? एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने। एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने लिविंग सेल की, जीवित सेल की खोज की थी। तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है आपका कि लिविंग सेल, जीवित सेल कोशिका की खोज किसने की थी? तो आपका आंसर होगा एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। अगर मृत कोशिका पूछ ले तो रॉबर्ट हुक। बाकी ऑप्शन के अकॉर्डिंग हो गया। यदि आपसे सीधा क्वेश्चन पूछ ले कोशिका की खोज किसने की थी, तो यदि रॉबर्ट हुक हुआ तो रॉबर्ट हुक लगाएंगे, एंटोनी वैन ल्यूवेनहॉक होगा तो एंटोनी वैन ल्यूवेनहॉक लगाएंगे। एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने बैक्टीरिया की खोज की थी तथा यूनिसेलुलर, मतलब एक कोशिकीय क्या होते हैं? एक कोशिकीय वो होती है जिनमें एक ही कोशिका हो, उन्हें एक कोशिकीय कहा जाता है।
एक कोशिका। जैसे बैक्टीरिया, जीवाणु है, एक कोशिकीय होता है। इनकी याद रखेंगे कि एंटोनी वैन ल्यूवेनहॉक ने जीवित सेल की खोज की, बैक्टीरिया की खोज की और यूनिसेलुलर एक कोशिकीय की खोज की। ठीक है, यदि आपसे पूछ ले कि लार्जेस्ट सबसे बड़ी सेल जो इस पृथ्वी में सभी सजीवों में किसकी होती है, तो हम लोग बताएंगे ऑस्ट्रिच एग। किसकी होती है? ऑस्ट्रिच एग, शुतुरमुर्ग के अंडे की। सबसे बड़ी सेल पूछ ली अगर पूरी ब्रह्मांड पूरी पृथ्वी में, तो किसकी? शुतुरमुर्ग के अंडे। कितनी होती है? 130 से 170 माइक्रोमीटर लगभग इतनी होती है, 130 से 170 माइक्रोमीटर ऑस्ट्रिच एग। अगर स्मॉलेस्ट पूछ ले तो स्मॉलेस्ट होती है हमारी माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा क्या है? एक बैक्टीरिया है जिसका साइज 1 माइक्रोमीटर से कम होता है। ठीक है, तो सबसे छोटी सेल पूछ ले तो माइकोप्लाज्मा। इसको दो नामों से और जानते हैं, PPLO प्लेरो लाइक ऑर्गेनिज्म और MLO। अगर आपको कहीं ये माइकोप्लाज्मा न दिया हो तो या तो PPLO दिया गया होगा या MLO मॉलिक्यूल लाइक ऑर्गेनिज्म। अच्छा, इसको हम लोग जोकर सेल भी कहते हैं। कभी अगर आपसे क्वेश्चन पूछ दे कि किस सेल को जोकर कहा जाता है, तो इसको माइकोप्लाज्मा को जोकर कहते हैं। ठीक है, आपका ये होगा इसका माइकोप्लाज्मा का फिगर। माइकोप्लाज्मा में कोई सेल वॉल नहीं होती। ठीक है, ये लिखा है नो सेल वॉल। माइकोप्लाज्मा में कोई सेल वॉल, कोई कोशिका भित्ति नहीं होती है। माइकोप्लाज्मा एक बैक्टीरिया है जिसके चारों ओर कोई सेल वॉल नहीं होती। अच्छा, अगर ह्यूमन बॉडी में पूछ ले कि सबसे बड़ी सेल कौन सी होती है, ह्यूमन बॉडी में अगर हम लोगों से पूछ ले कोई कि सबसे बड़ी सेल कौन सी होती है, तो लार्जेस्ट होती है एग सेल, मतलब अंडाणु। और सबसे छोटी पूछे ये ह्यूमन बॉडी का है, ये बॉडी का, तो ये होते हैं शुक्राणु, स्पर्म। सबसे छोटी स्पर्म, सबसे बड़ी एग सेल। और पूरी पृथ्वी में सभी जीवित सजीवों में ऑस्ट्रिच एग की सबसे बड़ी और स्मॉलेस्ट माइकोप्लाज्मा या PPLO या MLO। ठीक है, अगर हमसे लॉन्गेस्ट पूछ ले, लॉन्गेस्ट सेल तो किसकी होती है? न्यूरॉन की, ब्रेन में होती है। किसकी होती है? ब्रेन में। सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है? न्यूरॉन, तंत्रिका कोशिका। ठीक है, तो अब अगला क्वेश्चन होगा आपसे कि सबसे ज़्यादा सेल डिवीजन किस में होता है? तो लीवर में। किस में होता है? लीवर में। अच्छा, सेल डिवीजन क्या होता है? सेल डिवीजन होता है कि अपने जैसी कोशिका बना लेना। जैसे कोई कोशिका है अपने जैसी कोशिका का निर्माण कर लेती है। जैसे अगर हमारा लीवर है, कट जाए, थोड़ा सा काट दिया जाए, तो वह क्या होगा? बहुत जल्दी अपना पुनर्निर्माण कर लेगी। लेकिन सबसे कम सेल डिवीजन या ब्रेन में होता है। ठीक है, तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि सबसे ज़्यादा सेल डिवीजन किस में होता है, तो लीवर में। आपका आंसर होगा लीवर। और सबसे कम सेल डिवीजन होता है ब्रेन में। ब्रेन की कोशिकाओं में सबसे कम सेल डिवीजन होता है, मान लीजिए होता ही नहीं है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा सेल डिवीजन किसमें होता है? लीवर में। यह अपनी जैसी कोशिकाओं को बहुत जल्दी बना लेता है। अगर लीवर को कट कर दिया जाए या कुछ कर दिया जाए तो वह दोबारा उसका पुनर्निर्माण कर लेगा। सबसे कम ब्रेन में, मानो होता ही नहीं है ब्रेन में। ठीक है, तो सबसे बड़ी कोशिका क्या हो जाएगी संसार में? पृथ्वी पर पूछे तो क्या हो जाएगी? ऑस्ट्रिच एग, शुतुरमुर्ग का अंडा। और सबसे छोटी पूछे तो माइकोप्लाज्मा। ठीक है, ये पूरे संसार में अगर बॉडी में पूछ ले तो बॉडी में होती है एग सेल सबसे बड़ी, और छोटी होती है स्पर्म। और लंबी पूछ ले तो लंबी होती है न्यूरॉन, ब्रेन में होती है। ठीक है, तो ये आपसे 5 क्वेश्चन पूछ सकता है। और ये पूछ सकता है कि सेल डिवीजन सबसे ज़्यादा किस में होता है? तो लीवर में। सबसे कम किस में होता है? तो ब्रेन में। यहाँ से आपके क्वेश्चन बन सकते हैं। और एक क्वेश्चन ये बन सकता है कि ऐसा कौन सा बैक्टीरिया है जिसके चारों ओर कोई सेल वॉल नहीं होती? तो माइकोप्लाज्मा।
ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे कोशिका सिद्धांत। कोशिका सिद्धांत किसने दिया? तो कोशिका सिद्धांत दिया था स्लाइडन एवं स्वान ने। और आपसे आप क्वेश्चन पूछ ले जाए कि सेल थ्योरी किसने दी? तो सेल थ्योरी दी स्लाइडन एवं स्वान ने। स्लाइडन एवं स्वान ने कहा कि सारे जीव जो हैं वो कोशिका से मिलकर बने हैं। उन्होंने देखा अपने सिद्धांत में कि सारे जीव हैं जो सजीव हैं वो किससे? कोशिका से मिलकर बने हुए। अगर कोशिका नहीं होगी तो कोई जीव भी नहीं होगा। तो सभी जीवों का निर्माण किससे हुआ है? कोशिका से। तो उन्होंने कहा देखिए कि यह सिद्धांत स्लाइडर एवं स्वान ने दिया। तो अगर आपसे पूछ ले कि सेल थ्योरी किसने दी तो आपका आंसर होगा स्लाइडन एवं स्वान ने। ठीक है, उन्होंने अपने सिद्धांत में कहा कि सारे जीव कोशिका से मिलकर बने होते हैं। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो या तो यूनिसेलुलर हैं या मल्टीसेलुलर, एक कोशिकीय होते हैं या बहुकोशिकीय। जो भी जीवित जीव हैं, जितने भी जीवित जीव हैं वो या तो यूनिसेलुलर हैं या मल्टीसेलुलर होंगे। ठीक है, यूनिसेलुलर का आपको भी अर्थ बताया था कि यूनिसेलुलर वो होते हैं जिसमें एक कोशिका हो, जो एक कोशिका से मिलकर बने हो, जैसे बैक्टीरिया। और मल्टीसेलुलर क्या होता है कि बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बने हो, बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बने हैं, बहुत सारे टाइप की। जैसे हम लोग हैं, ह्यूमन है, जैसे ह्यूमन है वो तो एक कोशिका से मिलकर बना है, यूनिसेलुलर, एक ही कोशिका से सारा काम होगा उसका। लेकिन ह्यूमन है तो उसके ब्रेन में अलग कोशिकाएँ हैं, हाथ में अलग कोशिकाएँ हैं, हैंड में, नोज में, नाक में अलग कोशिकाएँ हैं, ईयर में अलग अलग कार्य करने के लिए अलग अलग कोशिकाएँ हैं। तो क्या हो गया? बहुत सारी कोशिकाएँ, लाखों, हजारों, करोड़ों कोशिकाएँ अलग अलग टाइप की। क्योंकि ब्रेन का जो काम करना है वो ब्रेन में कोशिका होगी, जो हाथ में काम करना है वो हाथ में कोशिका होगी, जो नाक में होगी तो नाक में होगी। ठीक है, तो ह्यूमन, एनिमल, फंगस, एल्गी, प्लांट्स, इन सब में क्या होंगी? बहुत सारी कोशिकाएँ होंगी, बहुत सारे काम को करने के लिए। फिर एक वैज्ञानिक आए रुडोल्फ विर्चो। वो आए तो उन्होंने कहा, रुडोल्फ विर्चो अगर आपसे कोई पूछ ले तो एक वैज्ञानिक थे 1855 में आए, उनका नाम था रुडोल्फ विर्चो। उन्होंने कहा कि पुरानी कोशिकाओं से ही नई कोशिकाओं का निर्माण होता है। मतलब जो हमारे शरीर में या किसी सजीव के शरीर में जो पुरानी कोशिकाएं हैं उनसे ही नई कोशिकाओं का निर्माण होता है। तो जैसे हमारे शरीर में तो पुरानी कोशिकाएं हैं, यही जो है अपने जैसी नई कोशिकाएं और बना देगी। ठीक है, तो इन पुरानी कोशिकाओं को क्या कहा गया? पुरानी कोशिकाओं को कहा गया मातृ पितृ सेल। पुरानी कोशिकाओं को कहा गया मातृ पितृ सेल, और नई सेल को क्या कहा गया? डॉटर सेल। ठीक है, अगर आपसे यहाँ से क्वेश्चन बने कि पुरानी सेल्स को रुडोल्फ विर्चो ने क्या कहा, तो उनको कहा गया मातृ पितृ सेल, और नई सेल को क्या कहा गया? डॉटर सेल। इन्हीं की जो पुरानी सेल ही अपनी जैसी कोशिकाओं का निर्माण करती है उन्हें डॉटर सेल कहा जाता है। अर्थात जो पुरानी कोशिकाएं हैं उन्हीं से मिलकर नई कोशिकाएं बनती हैं, ये कहा रुडोल्फ विर्चो ने। लेकिन कोशिका सिद्धांत का एक अपवाद भी है, वायरस। कोशिका सिद्धांत का क्या है? एक अपवाद भी है, वायरस। ठीक है, सजीवों एवं निर्जीव के बीच की कड़ी को वायरस कहते हैं। वायरस के अंदर क्या होता है? कोई भी कोशिका नहीं होती, कोई भी सेल नहीं होती है। ठीक है, जब वायरस शरीर के बाहर होता है तो वह निर्जीव की तरह व्यवहार करता है, लेकिन जब शरीर के अंदर होता है तो वह सजीव की तरह व्यवहार करता है। वह शरीर के अंदर जब पहुंच जाता है तो वह सजीव की तरह व्यवहार करने लगता है। अगर आपसे पूछ दिया जाए कोशिका सिद्धांत का बात क्या है, कोशिका सिद्धांत ने कहा ना कि सारे जीव जो हैं कोशिका से मिलकर बने हुए, या तो एक कोशिका या बहुकोशिका। ठीक है, तो इसका एक अपवाद है वायरस। सजीव एवं निर्जीव की कड़ी को वायरस कहते हैं। अगर शरीर के बाहर है तो वह निर्जीव होगा। ठीक है, अगर शरीर के अंदर है तो वह सजीव की तरह व्यवहार करता है, क्योंकि वह अपनी जैसी कोशिकाएं का निर्माण शरीर के अंदर करता जाता है। अब सेल के दो टाइप्स हैं, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। आप लोग यहाँ देखेंगे प्रोकैरियोटिक या यूकैरियोटिक। प्रो का मतलब होता है प्रोकैरियोटिक, प्रो का मतलब हो जाएगा प्रामिटिव।
मतलब प्राचीन, कैरियोट का मतलब होता है न्यूक्लियस, मतलब केंद्रक। आपको कहीं भी कैरियोट वर्ड मिल जाए तो आप लोग समझ जाएगा कि मैं न्यूक्लियस की बात कर रहा है। ठीक है। प्राइमेटिव का मतलब होता है प्राचीन या प्राथमिक अवस्था। ठीक है। न्यूक्लियस का मतलब होता है केंद्रक। प्रोकैरियोटिक सेल ऐसी सेल होती हैं जिनमें क्या होता है, कोश का मतलब न्यूक्लियस का जो विकास जो है सही तरीके से नहीं हो पाता है। क्या होता है जिसमें न्यूक्लियस मतलब केंद्रक का विकास सही तरीके से नहीं हो पाता है। अगर हम मतलब प्रोकैरियोटिक की कोशिकाओं को देखें तो हमें बहुत ही धुंधली दिखाई देंगी या दिखाई ही नहीं देंगी। मतलब उनमें क्या होगा, पर पूरी तरह विकसित नहीं है। तो क्या होगा, अगर हम लोग इसमें कहेंगे तो इसमें केंद्रक न्यूक्लियस पाया ही नहीं जाता, क्योंकि यह पूरी तरह विकसित नहीं हो पाया है। ठीक है। तो अगर प्रोकैरियोटिक सेल पूछे तो ऐसी कोशिकाएं जिसमें केंद्रक का विकास नहीं हो पाया या सही ढंग से विकास नहीं हो पाया, अगर हम उसको माइक्रोस्कोप से देखते भी हैं तो हमें या तो वो धुंधली दिखाई देंगी या दिखाई ही नहीं देंगी। ठीक है। तो ऐसी कोशिकाएं जिसमें न्यूक्लियस केंद्रक का विकास सही तरीके से नहीं हो पाया है, सही तरीके से विकसित नहीं हो पाई है। अब हम लोग पढ़ेंगे यूकैरियोटिक। यू का मतलब होता है न्यू, कैरियोट का मतलब होता है न्यूक्लियस। ठीक है। कैरियोट का तो हमने आपको बता ही दिया, कैरियोट शब्द आपको जहाँ भी मिल जाए तो न्यूक्लियस, और हमने सेल के लिए बताया था कि कहीं भी आपको साइटो मिल जाए तो वो हो जाएगा रूट वर्ड सेल के लिए बायोलॉजी में। तो यूकैरियोटिक कैसी कोशिकाएँ ऐसी कोशिकाएँ होती हैं जिनमें न्यूक्लियस का विकास सही तरीके से सही तरीके से मतलब इसमें न्यूक्लियस विकसित है, डेवलप हुआ है। और प्रोकैरियोटिक में क्या होता है, इसमें न्यूक्लियस का विकास सही तरीके से नहीं हो पाया था, इसमें दिखाई ही नहीं देता है। जबकि यूकैरियोटिक में अगर हम लोग सूक्ष्मदर्शी से देखेंगे तो केंद्रक की एक आकृति, एक आकार हमें सही तरीके ढंग से दिखाई देगा। ठीक है। ऐसा सेल जिसमें न्यूक्लियस सही तरीके से विकसित हो उसे क्या कहा जाता है, जो सही तरीके से विकसित ना हो पाया हो। सॉरी, यहाँ गलत लिख दिया। ऐसा सेल जिसमें न्यूक्लियस केंद्रक सही विकसित नहीं हो पाया हो। और कैरियोटिक ऐसा सेल जिसका न्यूक्लियस सही तरीके से क्या हो, विकसित हो। ठीक है। जैसे बैक्टीरिया में केंद्रक सही तरीके, ब्लू ग्रीन एल्गी, ये भी बैक्टीरिया होते हैं, शैवाल नहीं होते हैं। इसमें जैसे प्लांट में विकसित सही तरीके से होगा, अगर हम लोग देखें तो एक केंद्रक पाया जाएगा, सेल, फंगस, एल्गी, एनिमल सेल। अगला होगा आपका जेनेटिक मटेरियल, अनुवांशिक पदार्थ इसमें नहीं पाए जाते, क्योंकि इसमें केंद्रक नहीं पाया जाता। इसमें क्या है, इसमें केंद्रक नहीं, इस केंद्रक में हम लोग पढ़ेंगे, इसमें केंद्रक नहीं पाया जाता। केंद्रक नहीं पाया जाता, केंद्रक में ही DNA RNA होते हैं, यही हमारे अनुवांशिक पदार्थ के लिए होते हैं। जब इसमें न्यूक्लियस नहीं पाया जाएगा, केंद्रक नहीं पाया जाएगा, तो इसमें DNA भी नहीं पाया जाएगा। तो इसमें क्या होगा, इनमें जेनेटिक मटेरियल नहीं पाए जाते हैं। जब जेनेटिक मटेरियल नहीं पाए जाते हैं तो इसमें हिस्टोन प्रोटीन भी एब्सेंट रहेगा। प्रोकैरियोटिक में क्या होगा, हिस्टोन प्रोटीन एब्सेंट रहेगा, और यूकैरियोटिक में प्रेजेंट रहेगा। इसमें माइटोकॉन्ड्रिया भी नहीं होती है, तो यह बाइलिसेशन का कार्य भी नहीं कर सकता, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया क्या करती है, बाइलिसेशन का कार्य करती है। इसमें माइटोकॉन्ड्रिया उपस्थित होगा, प्रेजेंट होगा। इसमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एब्सेंट होगा, इसमें प्रेजेंट होगा। हमको आप लोगों को अभी आगे बताएंगे क्या होता है ER, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसमें लाइपोसोम भी एब्सेंट होता है, इसमें प्रेजेंट होता है। गोल्गी बॉडी एब्सेंट होती है, इसमें प्रेजेंट होता है। ठीक है। गोल्गी और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये दो टाइप के होते हैं, रफ और स्मूथ। ठीक है। आप लोगों को भी आगे बचाएंगे कि रफ भाग ये क्यों होता है, राइबोसोम के कारण होता है। स्मूथ भाग ये क्यों होता है। ठीक है।
इस पर लाइसोसोम भी एब्सेंट होता है, इसमें प्रेजेंट होता है। गोल्जी बॉडी भी एब्सेंट होती है। गोल्जी बॉडी एब्सेंट होगी जब इसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाएगा, तो माइटोकॉन्ड्रिया जो ऊर्जा बनाएगा, गोल्जी बॉडी क्या करता है, उस ऊर्जा का पूरे शरीर में या और अंगों को पहुँचाने का कार्य करता है। जब माइटोकॉन्ड्रिया ही नहीं है तो गोल्जी बॉडी भी नहीं होगी। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे कोशिकाओं के आवरण, कवरिंग ऑफ सेल। तो ये हमारी सेल है। ठीक है, तो सेल में जो सबसे बाहरी परत होती है उसे सेल वॉल कहते हैं। कोशिका भित्ति यह क्या करती है, कार्य करती है कोशिका को साइज तथा शेप देने के लिए तथा यह प्रोटेक्शन देने का कार्य, क्योंकि सबसे क्या होती है, बाहरी परत होती है। यह केवल किस में नहीं पाई जाती है, एनिमल सेल में नहीं पाई जाती है, और सभी में क्या है, सेल वॉल पाई जाती है। और हमने एक बार आपको बैक्टीरिया का उदाहरण बताया था, क्या, माइकोप्लाज्मा, उसमें भी सेल वॉल नहीं पाई जाती है। ठीक है, और ये अंदर वाली को बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन, ठीक है, या प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं इसको। तो यह क्या कर, तो हम लोग अभी सेल वॉल के बारे में पढ़ेंगे। कोशिका भित्ति है, कोशिका की सबसे बाहरी परत होती है कोशिका भित्ति। ये क्या करती है, शेप देने का कार्य करती है तथा साइज देती है तथा सेल को प्रोटेक्शन देने का कार्य करती है। अच्छा, ये बनी किसकी होती है, तो प्लांट सेल में सेलुलोज की बनी होती है। ठीक है, प्लांट सेल में किसकी बनी होती है, सेलुलोज की बनी होती है। अच्छा, सेलुलोज क्या होता है, सेलुलोज एक शर्करा होती है। पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा शर्करा जो पाई जाती है वो सेलुलोज में पाई जाती है। लेकिन सेलुलोज क्या होता है, ह्यूमन बॉडी में पाचन नहीं होता है सेलुलोज का। अगर हम लोग सेलुलोज का पाचन ह्यूमन बॉडी में करेंगे तो हमारे शरीर में इसका पाचन नहीं हो पाएगा, ना ही हम इसे डाइजेस्ट कर पाएंगे। एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होती है। एनिमल, हम लोगों में क्या होती है, सेल वॉल नहीं होती है, ना एनिमल में होती है। ठीक है, क्योंकि पेड़ों को प्रोटेक्शन की ज़्यादा ज़रूरत होती है। ठीक है, प्लांट की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, सेलुलोज की। अगर फंगस की पूछ ले, फंगस की काइटिन की बनी होती है। बैक्टीरिया के पूछे तो पैक्टिन की है। आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, प्लांट सेल की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, सेलुलोज की। ठीक है, फंगस की कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। बैक्टीरिया की पैक्टिन की बनी होती है। कार्बोहाइड्रेट प्लस प्रोटीन होता है इसमें। ओनली एनिमल सेल में सेल वॉल कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। और एक ऐसा बैक्टीरिया होता है जिसको बोलते हैं माइकोप्लाज्मा, उसमें भी कोई सेल नहीं पाई जाती है, सेल वॉल नहीं पाई जाती है। ठीक है, तो हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट कोशिका झिल्ली, प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, यह प्रोकैरियोटिक तथा यूकैरियोटिक दोनों यह प्रोकैरियोटिक तथा यूकैरियोटिक दोनों में कोशिका झिल्ली होती है। मतलब यह प्रो और यू दोनों में क्या होती है, कोशिका झिल्ली होती है। और यह कोशिका झिल्ली बनी किसकी होती है, उसमें 2 लेयर होती है। यह क्या थी, यह सेल वॉल थी। अगर एनिमल सेल में पूछ ले कि एनिमल सेल की सबसे बाहरी परत कौन सी होती है, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन। क्योंकि एनिमल सेल में क्या होता है, एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं पाई जाती है, कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। अगर एनिमल सेल की सबसे बाहरी परत पूछे तो क्या बताएंगे हम लोग, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अभी आप लोगों का एक अगली वीडियो में सारे क्वेश्चन इसके दिए जाएंगे और इसका PDF भी आपको टेलीग्राम चैनल पर डाल दिया जाएगा। तो ठीक है, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है ये किसकी बनी होती है, इसके अंदर भी एक परत होती है। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है फॉस्फोलिपिड की बनी होती है। फॉस्फो मतलब प्रोटीन तथा कुछ कार्बोहाइड्रेट भी हो सकते हैं इसमें, प्लस फैट। ठीक है, तो इन चीज़ों से बनी होती है, फॉस्फोलिपिड की बनी होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि सेल मेम्ब्रेन या कोशिका झिल्ली किसकी बनी होती है, तो आपका ऑप्शन में होगा फॉस्फोलिपिड। किसकी बनी होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन हमारी फॉस्फोलिपिड की बनी होती है।
और सेल वॉल किसकी बनी थी? एनिमल सेल की पूछे तो आपको सेलुलोज की, फंगस की पूछे आपकी तो काइटिन की, ठीक है, बैक्टीरिया तो बोले पूछे तो पैक्टिन की, ये सेल वॉल थी। प्लाज्मा मेम्ब्रेन डबल स्ट्रक्चर की बनी होती है, ये आप लोगों ने देखा, ये थी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसके अंदर भी एक ठीक है, ये एक और इसमें एक परत है, डबल स्ट्रक्चर परत की बनी होती है, ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैसे होती है? जैसे हम लोग दो स्लाइड ले लें हाथ में, तो उन दोनों स्लाइड को ऊपर नीचे कर दें और बीच में हम कुछ भर दें, कुछ भी मॉलिक्यूल्स भर दें, तो ये क्या होती है? सबसे ऐसे ये परत और ये परत, और इस बीच में कुछ मॉलिक्यूल्स भरे हुए हैं, ऐसे होती है सेल मेम्ब्रेन। ये परत, इसको बोलते हैं हाइड्रोफ्िलिक, हाइड्रोफिलिक, और इस वाली को बोलते हैं हाइड्रोफोबिक। अब ये हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक होते क्या हैं? चलिए तो आप लोगों को हम बताते हैं कि ये क्या होते हैं। जो पानी में सॉल्युबल होते हैं, ये यहाँ क्या होता है? ये प्रोटीन होती है, छोटी छोटी, यहाँ ऊपरी परत में यहाँ क्या होती है? यहाँ प्रोटीन होती है। तो प्रोटीन क्या होता है? वाटर के साथ सॉल्युबल होता है, ठीक है, पानी के साथ ये क्या होता है? घुलनशील होता है। तो इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं हाइड्रो, देखिए आपको क्वेश्चन भी है यहाँ, आपको बनाए देते हैं। ये मॉलिक्यूल्स होते हैं, ये होती हैं प्रोटीन, ये क्या होते हैं? वाटर के साथ सॉल्युबल होते हैं, तो इसे क्या कहते हैं? हाइड्रोफिलिक। यहाँ क्या होता है? ये क्या होते हैं? ये वाटर के साथ नॉन सॉल्युबल होते हैं, ये मतलब पानी से डरते हैं, तो इससे क्या कहते हैं? हाइड्रोफोबिक फैट होता है यहाँ। यहाँ का होता है फैट। फैट क्या होते हैं? फैट पानी के साथ सॉल्युबल नहीं होते, नॉन सॉल्युबल होते हैं, ठीक है। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन का कौन सा हिस्सा पानी में सॉल्युबल है, तो हाइड्रोफ्िलिक। हाइड्रोफ्िलिक किसे कहते हैं? जो प्रोटीन वाटर के साथ सॉल्युबल हो, ठीक है, और जो फैट के साथ सॉल्युबल ना हो तो उसे हाइड्रोफोबिक। फोबिक आपने शब्द सुना ही होगा, दूर भागना, डर, ठीक है। तो ये क्या कहते हैं? पानी में नॉन सॉल्युबल को हाइड्रोफोबिक और सॉल्युबल को हाइड्रोफिलिक। अब पूछ ले कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन की थिकनेस या मोटाई कितनी होती है, तो 7.5 एंगस्ट्रॉम, 7.5 होगा, सॉरी यहाँ 7.5 एंगस्ट्रॉम नहीं, ये 75 एंगस्ट्रॉम होगा या 7.5 नैनोमीटर, या आपको अगर कभी कभी अलग अलग पूछे, आपसे एंगस्ट्रॉम में पूछ ले तो आंसर देंगे आप 75 एंगस्ट्रॉम। अगर आपसे नैनोमीटर में पूछे तो 7.5, अगर आपसे माइक्रोमीटर में पूछे तो 0.0075, ठीक है। तो सेल का, अगर आपसे क्वेश्चन और एक पूछ ले कि सेल का कौन सा कवरिंग है जो कि सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, अर्ध पारगम झिल्ली होता है, तो आप लोग क्या बताएंगे? सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अच्छा, ये अर्ध पारगम में क्या होता है? अरे आपसे अर्ध पारगम, जो हमारी सेल होती है, तो यहाँ से कुछ चीज़ें आती भी हैं, कुछ चीज़ें जाती भी हैं सेल में। जैसे हमें अगर शुगर चाहिए, जैसे यदि हमें सेल में शुगर चाहिए, तो अर्ध पारगम का अर्थ होता है कि जिसका इसको परमिशन दिया गया हो अंदर जाने का। जैसे अगर हमें शुगर चाहिए, शुगर में उसके अलावा वहाँ बैक्टीरिया भी हैं, तो हमें क्या होगा? यदि हमारे कोशिका को शुगर की ज़रूरत है तो वह क्या करेगा? केवल शुगर को परमिशन देगा अंदर जाने की, उसके साथ वह बैक्टीरिया को परमिशन नहीं देगा अंदर जाने की। जो बाहर निकालना है वो इसे बाहर निकाल देगा। मतलब एक स्पेशल परमिशन होती है कुछ चीज़ों के लिए, जिससे वह सेल के अंदर जा सकते हैं।
इसको क्या कहते हैं, सेमी परमीएबल मेम्ब्रेन, अर्ध पारगम्य झिल्ली। मतलब जिस चीज़ की परमिशन होगी वही चीज़ सेल के अंदर जाएगी, बकाया सेल के अंदर नहीं जाएगी। जिस चीज़ को उसे बाहर निकालना है तो वह बाहर निकालेगी। शुगर की ज़रूरत है तो वह शुगर को परमिशन देगी, बैक्टीरिया उसके साथ अंदर नहीं जा सकता है। सेल मेम्ब्रेन ये प्रोटेक्शन का काम करती है। ठीक है, एक मॉडल दिया गया था, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। ये किसके स्ट्रक्चर को समझने के लिए दिया गया था, तो यह दिया गया था सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, कोशिका झिल्ली को समझने के लिए। ये किसने दिया था, सिंगर एंड निकोलसन ने। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया कि फ्लूइड मोज़ेक मॉडल किसके स्ट्रक्चर को समझने के लिए दिया गया था और किसके द्वारा, सेल मेम्ब्रेन कोशिका झिल्ली को समझने के लिए दिया गया था और किसके द्वारा, सिंगर एंड निकोलसन। आपसे और एक क्वेश्चन पूछा सकता है कि सबसे पहले सेल मेम्ब्रेन को किसने देखा था, तो ग्रैंडेल ने। किसने देखा था, आरबीसी ने। सबसे पहले सेल मेम्ब्रेन कोशिका झिल्ली को ग्रैंडेल ने देखा था, वो भी आरबीसी में। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन की अगर खोज पूछे तो क्रेमर प्लस नगेली ने की थी। खोज क्रेमर तथा नगेली ने की थी। तो सबसे पहले देखा किसने था, ग्रैंडेल ने, लेकिन उसने इसकी खोज नहीं की थी। खोज की थी किसने, क्रेमर तथा नगेली ने। फिर इसके बाद होगा कि नाम सबसे पहले सेल मेम्ब्रेन को किसने दिया, तो किसने दिया, प्रेफर ने सबसे पहले इसे नाम दिया था सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन सबसे पहले प्रेफर ने इसे नाम दिया। फिर जीके प्लोबो ने नाम दिया इसे प्लाज्मा लेमा। देखा होगा आपने कभी कभी, प्लाज्मा लेमा भी लिखा देखा होगा आपने कभी कभी। तो अगर प्लाज्मा लेमा आपको लिखा होगा तो आप क्या समझेंगे, सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, या किसी को कहा जाता है प्लाज्मा लेमा। इसके बाद क्या हुआ कि जिसने इसकी खोज की थी, क्रेमर तथा नगेली ने, इसका नाम फिर रख दिया क्या, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, इसका नाम फिर क्या रख दिया, प्लाज्मा मेम्ब्रेन थी। ठीक है, तो हम लोग फिर से दोबारा इसका रिवीजन करवाते हैं। तो सेल कोशिका क्या होती है, सजीवों की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं, सेल कोशिका कहते हैं। सेल किसकी बनी होती है, सेल जो है, सेल से टिश्यू का निर्माण होता है, ऊतक, ऊतक से ऊतक तंत्र बनता है, ऊतक तंत्र से ऑर्गन बनते हैं, ऑर्गन से बॉडी का निर्माण होता है। ठीक है, अगर सेल नहीं होंगे तो ऊतक नहीं बनेगा, ऊतक नहीं बनेगा तो ऊतक सिस्टम, ऊतक तंत्र नहीं बनेगा, ऊतक तंत्र नहीं बनेगा तो ऑर्गन नहीं बनेगा, ऑर्गन नहीं होंगे तो हमारी बॉडी की संरचना नहीं हो पाएगी। ठीक है, तो सबसे छोटी इकाई किसे कहते हैं, सेल को। अगर इसको सबसे छोटा अंग नहीं कह सकते, अगर आपसे पूछ ले कि सबसे छोटा अंग, तो सबसे छोटा अंग नहीं कहेंगे, ये एक यूनिट है, एक इकाई है। सबसे छोटा अंग कौन सा होता है, सबसे छोटा अंग होता है पीनियल बॉडी 0.4। ठीक है, पीनियल बॉडी ये होता है सबसे छोटा अंग, इकाई होती है सेल। ठीक है, इसके अध्ययन को क्या कहा जाता है, इसके अध्ययन को साइटोलॉजी कहा जाता है। अब सबसे छोटी इकाई है, इसकी खोज किसने की थी, रॉबर्ट हुक ने किसकी खोज की थी, डेड सेल की। इसके बाद लिविंग सेल की खोज एंटोनी वैन ल्यूवेनहॉफ ने खोज की थी। सबसे दुनिया में, संसार में सबसे बड़ी सेल कौन सी है, ऑस्ट्रिच एग, शुतुरमुर्ग का अंडा, जो 130 से 170 माइक्रोमीटर की है। स्मॉलेस्ट सेल कौन सी है, माइकोप्लाज्मा, जो 1 माइक्रोमीटर से कम है। इसको PBLO प्लूरो लाइक ऑर्गेनिज्म, MLO मॉलिक्यूल्स लाइक ऑर्गेनिज्म कहते हैं। अगर पूछ ले कि किस सेल को जोकर कहा जाता है, तो माइकोप्लाज्मा सेल को जोकर कहा जाता है। माइकोप्लाज्मा सेल में कोई सेल वॉल नहीं होती है। अगर हमसे पूछ ले कि हमारे शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी है, तो न्यूरॉन की ब्रेन कोशिका में क्या होता है, सेल डिवीजन नहीं होता है, वह अपनी जैसी कोशिका नहीं बना सकते हैं। जबकि लीवर में क्या होता है, लीवर में सेल डिवीजन सबसे ज़्यादा हो जाए। यदि आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि सबसे ज़्यादा सेल डिवीजन किस में होता है, तो लीवर सबसे जल्दी कोशिकाएं बना लेता है, या सबसे जल्दी पुनर्निर्माण कर लेता है। ठीक है, सबसे ह्यूमन बॉडी की सबसे बड़ी सेल तो एग सेल, सबसे छोटी सेल पूछ ली ह्यूमन बॉडी की तो स्पर्म। ठीक है, कोशिका सिद्धांत किसने दिया, कोशिका सिद्धांत दिया स्लाइडर एवं स्वयं ने। एक कोशिकीय क्या होते हैं, जिसमें एक कोशिका हो। बहुकोशिकीय क्या होते हैं, जिसमें एक से बहुत सारी कोशिकाएं, हजारों लाखों। 1855 रुडोल्फ विर्चो ने क्या कहा था, रुडोल्फ विर्चो ने कहा था कि पुरानी कोशिकाओं से ही नई कोशिकाएं बनती हैं।
पुरानी कोशिकाओं को उसने क्या कहा? पुरानी कोशिकाओं को उसने कहा मातृपित्र सेल। जो नई कोशिकाएँ बनी उनको डॉटर सेल। ठीक है। वायरस किसे कहते हैं? सजीव तथा निर्जीव के बीच की कड़ी को वायरस कहते हैं। वायरस एक अपवाद है जो किसने? स्लाइडर ने एवं स्वान ने सिद्धांत दिया था। उसका एक अपवाद क्या है? वायरस जब शरीर के अंदर होता है तो वह कैसा? सजीव की तरह होता है। जब शरीर के बाहर होता है तो वह निर्जीव की तरह होता है। प्रोकैरियोटिक तथा यूकैरियोटिक क्या? प्रोकैरियोटिक ऐसी कोशिकाएँ जिनमें केंद्रक का विकास सही तरीके से ना हुआ हो, और यूकैरियोटिक जिसमें केंद्रक का विकास सही तरीके से हुआ हो। ठीक है। और ये प्रोकैरियोटिक में क्या? आनुवांशिक पदार्थ नहीं पाए जाते हैं क्योंकि इसमें केंद्रक नहीं पाया जाता। केंद्रक में क्या होता है? डीएनए। इसी से आनुवांशिक पदार्थ का पता लगाया जा सकता है, लेकिन इसमें न्यूक्लियस नहीं होता तो डीएनए भी नहीं होगा। डीएनए नहीं होगा तो इसमें आनुवांशिक पदार्थ भी नहीं होगा। जबकि प्रोकैरियोटिक में एक निश्चित केंद्रक होता है, सही रूप से विकसित होता है, तो इसमें डीएनए भी होता है। इसमें जेनेटिक मटेरियल भी पाया जाएगा। स्टोन प्रोटीन क्या होता है? स्टोन प्रोटीन आप लोगों को नहीं पता है। स्टोन प्रोटीन डीएनए को क्या करता है? डीएनए को पैक करने का काम करता है। स्टोन प्रोटीन क्या होता है? डीएनए करीब इसकी लंबाई 6 फुट होती है। डीएनए को पैक किए रहता है इस तरह। डीएनए को पैक किए रहता है। इसकी लंबाई अगर एक खुल गया तो ये बाहर आके बर्बाद हो जाएगा। तो ये स्टोन प्रोटीन क्या करता है? डीएनए को पैक करने का कार्य करता है। ये प्रोकैरियोटिक में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता। माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाए तो बायोडिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा। जब बायोडिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा तो ये ना ही ऊर्जा बनाएगी। क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया को ऊर्जा का पावर हाउस कहा जाता है। तो इसमें जब ऊर्जा नहीं बनेगी तो गोल्जी बॉडी भी नहीं होगा। गोल्जी बॉडी नहीं होगा, उसमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ईआर नहीं होगा। इसमें लाइसोसोम एब्सेंट होगा। ठीक है। कवरिंग कोशिका की कब सबसे बाहरी परत को सेल वॉल कहा जाता है, लेकिन सेल वॉल एनिमल सेल में नहीं पाई जाती। और इसका एक एक्सेप्शन है, माइक्रोप्लाज्मा में भी कोई सेल वॉल नहीं पाई जाती है। एनिमल सेल में भी कोई सेल वॉल नहीं पाई जाती है। कोशिका भित्ति क्या कार्य करती है? कोशिका भित्ति कोशिका को साइज तथा शेप देने तथा प्रोटेक्शन करने का कार्य करती है। सेल वॉल बनी किसकी होती है? प्लांट सेल में सेलुलोज की बनी होती है। फंगस में काइटिन की बनी होती है। और क्या कहते हैं, और बैक्टीरिया में पेप्टिन की बनी होती है। पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा कौन सी शर्करा पाई जाती है? तो सबसे ज़्यादा शर्करा पाई जाती है सेलुलोज। सेलुलोज का पाचन हमारी बॉडी में नहीं हो सकता क्योंकि हमारे शरीर सेलुलोज का पाचन नहीं कर सकता। यदि हम इसको खा लेंगे तो ये हमारे लिए तकलीफ, हमारे शरीर को नुकसानदेह होगी और हम इसका पाचन नहीं कर पाएंगे। ठीक है। कोशिका झिल्ली जो होती है प्रोकैरियोटिक तथा यूकैरियोटिक दोनों में पाई जाती है। ठीक है। यह फॉस्फोलिपिड की बनी होती है। फॉस्फो मतलब प्रोटीन प्लस कुछ कार्बोहाइड्रेट प्लस लिपिड मतलब कुछ फैट। यह डबल स्ट्रक्चर होती है। डबल स्ट्रक्चर क्या होती है? इसमें कुछ फॉस्फोलिपिड के मॉलिक्यूल्स भरे होते हैं। अगर हमसे पूछ लिया जाए कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन का कौन सा हिस्सा पानी में सॉल्यूबल होता है तो कौन सा हिस्सा होता है सॉल्यूबल? हाइड्रोफ्लेक, ध्रुवीय अध्रुवीय, पोल्स नॉन पोल्स। ठीक है। सबसे ऊपर वाला हिस्सा क्या होता है? मतलब जैसे पानी में प्रोटीन वाला हिस्सा जो है पानी में सॉल्यूबल होता है, फैट वाला सॉल्यूबल नहीं होता है। इसको हाइड्रोफिलिया बोलते हैं। इसकी मोटाई क्या होती है? 75 एंगस्ट्रॉम या 7.5 नैनोमीटर या 0.075 माइक्रोमीटर। किसी में भी आपसे पूछ सकता है। एंगस्ट्रॉम में पूछे तो 75, नैनोमीटर में पूछे तो 7.5, माइक्रोमीटर में पूछे तो 0.0075। अब आपसे और क्वेश्चन पूछ सकता है सेल का कौन सा कवरिंग है जो सेमी परमीबल मेम्ब्रेन होता है? सेमी परमीबल मेम्ब्रेन हमने आपको अभी बताया था कि ऐसी झिल्ली जो कुछ विशेष या स्पेशल परमिशन देता है। ठीक है। जैसे कोशिका झिल्ली कहते हैं। फ्लूइड म्यूजिक मॉडल किसके स्ट्रक्चर को समझने के लिए दिया गया था? इसके द्वारा सेल मेम्ब्रेन को समझने के लिए दिया गया था सिंगर एंड निकोलसन के द्वारा। सबसे पहले सेल मेम्ब्रेन को किसने देखा? तो सबसे पहले ग्रांडेल ने देखा। किसने? आरबीसी ने देखा। इसकी खोज किसने की? इसकी खोज की क्रैमर तथा नागेली ने।
फिर इसको नाम दिया प्रेफर ने, फिर इसमें लोगों ने इसे नाम दिया प्लाज्मा लेबा, लेकिन इसके बाद जिसने इसकी खोज की क्रैमर का था नगेली ने, उसने इसका नाम रख दिया सेल मेम्ब्रेन। इसके बाद हम लोग सेल के अंदर के भाग अगली क्लास में पढ़ेंगे और आपको एक एक करके अब इसके अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो भाग हैं इसके हम लोग अगली वीडियो में पढ़ेंगे। और इसके क्वेश्चन की वीडियो इसके जब कोशिका क्लास कंप्लीट हो जाएगी फिर आपको इसके क्वेश्चन का वीडियो दिया जाएगा, जिसमें ऑल स्टेट एग्जाम, SSC एग्जाम सभी के क्वेश्चन के प्रीवियस तथा न्यू लेटेस्ट क्वेश्चन का PDF भी होगा। अगर आपको इस चैनल पसंद आया हो या ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इस चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करें और इसके PDF के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी विद DD को ज्वाइन करें। आपको एक रंगीन PDF वहाँ मिलेगा क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू दोस्तों, अगली क्लास में मिलते हैं। थैंक यू। अगर वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और PDF के लिए ज्वाइन करें टेलीग्राम स्टडी विद DD।